अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 4 जून को देर रात तक चुनाव के नतीजे आ गए थे। पूरी तस्वीर स्पष्ट हो चुकी थी। बीजेपी 238 सीटें लाई और उसके पूरे गठबंधन यानी एनडीए की सीटें मिला दें तो 291 सीटें और इंडिया गठबंधन 230 सीटें। 2 दिन बीत चुके हैं, फिर भी अभी तक तय नहीं हो पाया है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। 543 लोकसभा सीटों वाली संसद के लिए 272 सीटें दरकार हैं सरकार बनाने के लिए, मगर एनडीए गठबंधन के पास 291 सीटें हैं। फिर भी पसोपेश की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एनडीए के 2 बड़े घटक दल अगर ऐन वक्त पर बिदक जाते हैं तो बीजेपी का प्लान धराशायी हो सकता है। अब बिदकने की बात कहां से आ गई, इसको हम एक मिसाल देकर समझाते हैं। किसी लड़की का अपहरण करके कोई लड़का उससे शादी कर लेता है, तो दोनों का निबाह होगा या नहीं, लड़की उस लड़के के साथ हमेशा साथ रहना चाहेगी या नहीं, ये डर हमेशा बना रहेगा। चंद्रबाबू नायडू का बीजेपी के साथ पहले भी निकाह होता रहा है, फिर तलाक, फिर हलाला, फिर निकाह। मैं आपको अपनी बात समझाने के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, मिसाल के तौर पर। और नीतीश कुमार के साथ भी पहले यही कुछ हो चुका है। कल रात यानी 5 जून की रात को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में थे और प्रधानमंत्री की तरफ से राष्ट्रपति को लिखी जाने वाली चिट्ठी पर इन लोगों ने दस्तखत भी कर दिए हैं। इससे ऐसा लगने लगा है कि चट मंगनी हो गई है, पट शादी भी हो जाएगी। नरेंद्र मोदी सब कुछ बहुत ही तेज रफ्तारी से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेना चाहते हैं। आपको याद रहे कि बीजेपी की संसदीय दल की मीटिंग में अभी नेता का चयन भी नहीं हुआ है और नरेंद्र मोदी को जल्दी मची हुई है, क्योंकि साथ ही इनको पार्टी की अंदरूनी बगावत का भी डर बना हुआ है। दावे के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। मुमकिन है जल्द ही प्रधानमंत्री की शपथ नरेंद्र मोदी ले भी सकते हैं, मगर 2024 का जनादेश नरेंद्र मोदी को अजीब परेशानी में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते तो उनको एक बार सब्र भी हो सकता था कि चलो हार और जीत तो लगी रहती है, मगर देश ने 238 सीटें देकर इनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी खाने के बगैर तो ज़िंदा रह सकते हैं, पानी के बगैर तो ज़िंदा रह सकते हैं, कुछ देर तो हवा के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं, मगर ये सत्ता के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। और साथ ही परमात्मा की इज्जत भी इन्होंने दांव पर लगा दी है। ये अलग बात है कि ये जनादेश संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आया है और बीजेपी की सांप्रदायिक, विघटनकारी और विनाशकारी नीतियों की और धार्मिक कट्टरता के अफीम के ओवरडोज से आजिज आकर देश की जनता ने एक संदेश दिया है और संघवाद को हराया है। क्योंकि जिस बांसवाड़ा में नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र छीनने की बात की थी और मुसलमानों को घुसपैठिया बताया था, हैदराबाद में जो महिला प्रत्याशी मस्जिद के ऊपर निशाना साध रही थी,
वो भी हार चुकी है। जिस राम मंदिर के सहारे 400 पार सीटों का सपना देखा गया था, उस अयोध्या में बीजेपी का सफाया हो चुका है। जाहिर सी बात है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का पूरा सहयोग होगा। तब नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी आजमाइश यहीं से शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में घूम घूम कर मुस्लिम आरक्षण के विरोध में जो गारंटी दी है, उसका क्या होगा? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पिछड़े या दलित मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का वादा किया है। और जहां तक सवाल रहा नीतीश कुमार का, तो वह इस पर पहले से ही अमल करते चले आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को कभी आतंकवादी कहा हो और नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू को ससुर के पीठ में छुरा भोंकने वाला कहा हो, ये बातें हम यहीं छोड़ देते हैं। ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। भाई, इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में, अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। यह सब 2019 के आसपास की बात है। मोदी उस समय चंद्रबाबू नायडू को यू टर्न बाबू कहा करते थे। नायडू ने नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा। नरेंद्र मोदी उनसे समझौता कैसे कर सकते हैं? अंधके तम्मुళ్ళు నేను మిమ్మల్ని కోరేది नरेंद्र मोदी కరుడుగట్టిన उग्रवादी। यही नहीं, अमित शाह ने पूरी फहरिस्त गिना दी थी चंद्रबाबू नायडू के बारे में, पूरी फहरिस्त गिना दी थी चंद्रबाबू नायडू के बारे में कि वो क्या हैं, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था। सुनिए। चंद्रबाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1983 में कांग्रेस छोड़कर महान एनटीआर के साथ आए। 1989 में एनटीआर की पीठ पे छुरा भोंककर खुद मुख्यमंत्री बन गए। बाद में एनडीए के अंदर दामन थामा अटल जी के साथ हो लिए। जैसे ही एनडीए सत्ता के बाहर हुई, एनडीए से अलग हो गए। 2014 में जैसे ही लगा मोदी जी की हवा है, फिर मोदी जी के साथ आए। 2019 में लगा कि जनता खिलाफ हो गई है, सिंपैथी लेने के लिए, नाटक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का भी साथ छोड़ दिया। मित्रों, इनके मन में है कि चुनाव के बाद मोदी जी की सरकार आएगी तो फिर से एनडीए में चले जाएंगे। चंद्रबाबू जी, एनडीए के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, बंद हो चुके। सवाल यहाँ ये है कि हमेशा चाल, चरित्र और चेहरा की बात करने वाली बीजेपी का भी कोई चरित्र है या नहीं? सरकार में शामिल कर लेने के बाद नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी क्या मुस्लिमों को आरक्षण देने से रोक पाएंगे, या ये दोनों लोग खुद नरेंद्र मोदी को मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए राजी कर पाएंगे? देश में पहले से एक धार्मिक स्थल अधिनियम 1991 मौजूद होने के बावजूद भी वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह का मामला अदालतों में गरमाया जा रहा है। और अभी हाल ही में जौनपुर की बहुत ही पुरानी और मशहूर मस्जिद अटाला मस्जिद पर
मंदिर को गिराकर बनाए जाने का मामला भी अदालत में ठोक दिया गया है। अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले में भले सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, मगर अपने फैसले में ये बात साफ की कि कोई मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी। क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू बीजेपी में मोदी सरकार में शामिल होने के बाद ये सब तमाशा देखते रहेंगे या इन तमाशों में शामिल रहेंगे? ऐसी छवि के तो ये नेता नहीं हैं। इनकी छवि साफ सुथरी, धर्मनिरपेक्षता वाली और संविधान में विश्वास करने वाली है। एकता और समानता की बात करने वाले ये दोनों नेता हैं। फिर बताइए बात कैसे बनेगी? दोस्तों, मैं यही बात अपनी ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।